हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद ये क्लास शुरू हो रही है। लगभग 1 महीना होने वाला है और ये क्लास कोई भी क्लास मैंने नहीं डाली थी। और इसकी वजह ये थी कि मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन में लगा था। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था, मैं उसकी तैयारी करने में लगा था। लेकिन हुआ क्या, वो मैं जैसे ही एग्ज़ाम दे के आया और घर आ भी नहीं पाया, पता लगा कि वो एग्ज़ाम क्या हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। चलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आज जो क्लास है, ये इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ भी रखा था और कुछ चीज़ें बची हुई थी। शायद मैंने बताया था कि आप लोगों को 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो मैं आज जो टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें संविधान संशोधन वाला टॉपिक था, वो आज मैं करा देता हूँ। और आज हम संविधान संशोधन को करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक संविधान संशोधन को देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं इसमें आपको सारे संविधान संशोधन नहीं कराने वाला हूं। वो संविधान संशोधन कराने वाला हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लें तो वही आपके क्या हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। रिपीट होते हैं या किसी भी लैंग्वेज की तरफ लैंग्वेज चेंज करके आपको उन्हीं के इर्द गिर्द घुमाया जाता है। वही संविधान संशोधन आपको बार बार दिखाए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, संपूर्ण भारतीय इतिहास को पढ़ना है, तो हमारी क्लास जो है इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट हमने अपलोड कर दी है। सारी क्लासें अपलोडेड हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जिसमें मैंने आपको क्या है, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाने की कोशिश की है। और बहुत अच्छे वे में आप कहीं से भी पढ़ के देखे होंगे या कहीं से भी पढ़ते तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप यहाँ से पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि इतना स्ट्रक्चर्ड बाइट कैसे हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है और इसमें मैंने करके किया ही है। और इसकी मैंने मैराथन क्लास भी बनाई है, जैसे कि प्राचीन भारत की मैराथन क्लास मैंने बनाई है हिस्ट्री की। कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मैंने इसमें क्या है, बनाई है, जिसमें आपको क्या है 10-12 घंटे में आपको पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री। और कुछ भी आपका बचेगा भी नहीं। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लें तो यहाँ से बनता आपको मिलेगा। और मैंने इसकी एक मिडाइवल हिस्ट्री की भी मैराथन बनाई है, जिसमें मध्यकालीन भारत कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री की मैंने बनाई है हिस्ट्री मैराथन। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ किया है कि पूरा का पूरा 8 से 10 घंटे में मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, उसको एक क्लास में समाहित करने की कोशिश की है। और बहुत अच्छे वे में मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने 2 क्लासें और बनाई हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, मैराथन क्लासें, जिसमें आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी। एक क्लास आपकी 6 घंटे की है, एक क्लास आपकी 8 घंटे की है। ये दोनों क्लासें अगर आप देख लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत अच्छे वे में मैंने आपको समझाया है इसमें। ये आपकी क्या है, 4 क्लासें आपकी इंडियन हिस्ट्री की मैंने मैराथन ली हैं और ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है इसमें। आप इसको देखिए जाके, आपको मज़ा आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास बनाई है। संपूर्ण भारतीय भूगोल हमने पढ़ा दिया है, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो भारतीय भूगोल होता है ना, वो मैंने पढ़ा दिया है। उसमें अगर कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो मैं अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें मैं कवर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। फिलहाल तो मैंने इसमें सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं और इनकी मैराथन क्लास भी मैंने बना दी हैं। 2 क्लासें मैंने इनकी मैराथन क्लास बनाई हैं। तो आप ये दोनों, आपकी ये 1 ये 2 ये है और आपकी ये 1 आपकी ये है, तो ये आप दोनों ही आप देख सकते हैं। जिसमें आपको क्या है, 2 क्लासों में करीब करीब आपकी 12 से 13 घंटे की क्लासें होंगी, ये दोनों मिला के। और आपका पूरा ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है रिवाइज हो जाएगा। और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बेस में, बहुत अच्छे फैक्चुअल, बहुत गजब के फैक्ट मैंने इसमें लिए हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज फैक्ट लिए हैं। आप इनको देखिए जाके, आपको ये दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी क्लास पे, जिसमें हम संविधान संशोधन को पढ़ने वाले हैं। तो हम संविधान संशोधन, ये अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको संविधान संशोधन के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, हमारे संविधान में नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ चीज़ें थीं तो उनको संशोधित करके उनको सही किया जाता है, या कोई चीज़ की कमी थी तो उसको फिर से रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं, ये चीज़ किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई, ये कब आया, ये कब आया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
अब हम पहला संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन है वो आपका कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, जिसको हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। और ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1951 में हुआ था, आपको पता होगा। अब इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जब इसमें जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची में और इसके साथ क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची में एक विषय डाला गया था भूमि सुधार। मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म को भी डाला गया। अब इस लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि बिचौलियों का अंत, जो मिडिल मैन होता है। अब ये मिडिल मैन कौन होता है सर? जैसे कि आपने पुराने ज़माने में या आप पुरानी मूवीज़ में देखें तो आपको क्या है, जमींदार आपको देखने को मिलते हैं, और जमींदारों की ज़मीन होती है, और कुछ क्या होते हैं, कृषक होते हैं जो उनकी ज़मीन पे काम करते हैं, खेती करते हैं। तो इसी चीज़ का अंत किया गया था। मतलब जो मिडिल मैन था आपका कौन था? वो जमींदार था। और उस पर खेती कौन कर रहा था? आपका किसान, काश्तकार कर रहा था। तो ये जो मिडिल मैन था ना, इसको हटाया गया था। मतलब जो व्यक्ति खेती कर रहा है वो ज़मीन का मालिक भी होना चाहिए। और इसी चीज़ को क्या कहा गया था? बिचौलियों का अंत कहा गया था। काश्तकारी सुधार, मतलब जो भी काम कर रहा है आपका, उसको क्या है, उसको भूमि मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहा है भूमि पे। तो ये काश्तकारी सुधार के अंतर्गत आता है। हदबंदी और चकबंदी भी इसी मतलब संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। हदबंदी मतलब हद बांधी की आपकी ये लैंड है, आपकी ये लैंड है, आपकी ये कृषि है, तो ये हदबंदी कर दी गई थी। और चकबंदी एक होती है, मतलब जैसे कि आपका एक टुकड़ा यहाँ पे ज़मीन का है, एक आपका यहाँ पे टुकड़ा ज़मीन का है, एक आपका यहाँ पे टुकड़ा ज़मीन का है, तो आपको अलग अलग टुकड़े हैं। तो ये क्या कर दिया, आपको यहाँ वाला ये किसी और को दे दिया, और आपको तीनों टुकड़े मिला के आपके यहाँ पे कर दिए गए, और जो यहाँ पे जिनका था उनका कहीं और दे दिया गया। तो ये होती है आपकी क्या है, चकबंदी होती है। और ये सारी चीज़ें इस पहले संविधान संशोधन में आपकी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ था इसमें? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो होता है ना 15 का 4, जो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक आर्टिकल है आपका, क्या है, आर्टिकल 15। और उस आर्टिकल 15 में आपका क्या है, उसका सब क्लास 4 जोड़ा गया था, जिसमें आपका क्या है, आपको पता होगा कि ये जो 15 वाला जो आपका है, इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं। मतलब जो भी लोग सामाजिकली और शैक्षिकली क्या हैं, पिछड़े हुए मतलब उनका समाज में कोई बेहतर स्तर नहीं है, उनका शैक्षिक उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो उनके लिए कुछ क्या किए गए थे, प्रावधान इसमें किए गए थे। और ये सब पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत ही हुआ था। और ये जो था, ये एक केस आया था चंपकन डोराइजन केस, उसके अंतर्गत ये जो शैक्षणिक वाला मामला है, क्योंकि ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है आपका। ये क्या है, आर्टिकल 15 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु क्या है, शिक्षण संस्थान की बात की गई थी। क्योंकि इसमें कहा गया था किसी के साथ क्या है, वो क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं होगा आपके किसके आधार पे, लिंग है, जन्म है, इन सारी चीज़ों के इसमें बोला गया था। तो ये चंपकन डोराइजन केस आया था, कहाँ पे आया था, मद्रास सरकार, जो मद्रास मतलब जो सरकार है और जो चंपकन डोराइजन, उनके बीच में विवाद हुआ था। तब जाके ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 15 का 4, जिससे उनको बहुत सारी राहतें दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें पहले संविधान संशोधन में मिली थी, मतलब हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे हमारा आता है 7वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। अब देखते हैं इसमें आपका क्या क्या किया गया था। देखिए, इसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि एक संविधान संशोधन आया था, 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या किया गया था, 4 कैटेगरी के राज्य उस समय हुआ करते थे, उनकी समाप्ति कर दी गई थी, जिनको आप का खा गा बोल सकते हैं। इस तरीके से राज्य हुआ करते थे, और उनकी अलग अलग क्या होती थी, एक मतलब का में कुछ राज्य हैं, खा में कुछ हैं, गा में कुछ हैं, घा में कुछ हैं, ABCD करके ऐसे हुआ करते थे। इन सारे राज्यों को समाप्त करके क्या बनाया गया था, 14 तो आपके स्टेट बनाए गए थे, और आपके 6 केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था। ये कब किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ऐसा हुआ था। तो ये आपको समझ आया होगा कि 4 राज्यों को ख़त्म कर दिया गया था, मतलब 4 कैटेगरी थी, 4 राज्य नहीं थे।
कैटेगरी थी, राज्य तो बहुत थे, और उन सभी को ख़त्म करके 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 आपके यूटी बनाए गए थे, यानी कि टोटल 20 राज्य बनाए गए थे। उसके बाद एक और इसमें अमेंडमेंट आता है, मतलब इसी संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन में एक और बात हमको देखने को मिलती है, इसमें मिलता है। जब मैंने आपको पढ़ाया होगा हाई कोर्ट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, और ये बात आपकी 7वें संविधान 1956 के द्वारा जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ी गई थी, यानी कि 2 और मोर स्टेट जो हैं 1 हाई कोर्ट, 2 और मोर स्टेट 1 हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये मैं मतलब थोड़ा वैसे लिखता हूँ, मैं पूरा का पूरा ग्रामेटिकली नहीं लिखता हूँ, और ये इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक तो लंबा हो जाता है और ये शॉर्ट फॉर्म में समझने में बड़ा आसान होता है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है इसमें। अब क्या है, एक और आर्टिकल, मतलब एक और आपका क्या है इसमें जोड़ा गया था प्रावधान, क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें क्या गया है, 2 या 2 से राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। इसमें क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, यानी 2 और मोर स्टेट हैव अ 1 गवर्नर, एक ही उसका राज्यपाल होगा। तो ये दोनों प्रावधान अब बहुत अच्छे हैं और ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय के मामले में। उच्च न्यायालय में जो अतिरिक्त और जो कार्यकारी आपके क्या होते हैं, उच्च न्यायालय में जो अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में भी इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के बारे मतलब ये बताता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये भी प्रावधान जोड़ा गया था कि जो उच्च को मतलब हाई कोर्ट होता है ना, उसमें जो कार्यकारी और जो अतिरिक्त न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। और यह नियुक्ति आपकी कौन करता है, ये सारी की सारी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के सहयोग से करता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। क्या है, हाई कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग जज की क्या है अपॉइंटमेंट होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है, केंद्र शासित राज्यों उच्च न्यायालयों का क्षेत्र विस्तार करना। जो आपके यूटीज हैं ना, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें क्या है कि जो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उनमें कुछ कम होता है, तो उनको विस्तार किया गया था कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उन पर जो उसका क्षेत्र का विस्तार है, मतलब उस पर जो कार्य करने का जो उसका एक तरीके से मैं बोलता हूँ कितने उसको हक दिए गए हैं हाई कोर्ट को कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में मेरे ये एक अधिकार हैं, तो उनको और विस्तारित किया गया था। क्या है, यूटीज एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जो यूटीज हैं उनके मामले में हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को बढ़ावा दिया गया था और विस्तारित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या है, इसी संविधान संशोधन में एक और बात जोड़ी गई थी, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया होगा और पढ़ाया ही है। लोकसभा सीट जो हैं इस 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, आपकी जो लोकसभा सीट्स हैं वो 500 से लेके आपकी कितनी कर गई थी, 525 सीटें हो गई थी। मतलब पहले 500 सीटें हुआ करती थी लोकसभा की, इस 7वें संविधान संशोधन से वो जो सीट्स थी ना वो 525 हो गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, कि 31वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। जैसे कि 7वें संविधान संशोधन में 500 से 525 सीटें की गई थी, वैसे ही एक 31वां संविधान संशोधन आता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, उसमें जो 525 सीटें थीं उनको बढ़ा के 545 कर दिया गया था। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और क्या है, 1987 में एक संविधान संशोधन आता है जिसमें आपका क्या है 545 से 552 आपकी सीटें कर दी गई थी। मतलब 545 से 552 सीटें आपकी लोकसभा की कर दी गई थी 1987 तक। अब आता है आपका 9वां संविधान संशोधन। क्या है, 9th संविधान संशोधन आता है, इसको पढ़ते हैं। और ये आपका आया था 1960 में। कब आया था, 1960 में आया था आपका 9वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना के बारे में। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेरूबारी संघ के बारे में मैंने बात की थी, बेरूबारी और भारत संघ के बारे में बात की थी। उसमें मैंने प्रस्तावना के बारे में भी बताया था, वहाँ पे तो मैंने प्रस्तावना के बारे में ही बताया था, सीधी सीधी बात कहूँ तो यही बोलूँगा। लेकिन हुआ क्या क्या था इसमें, देखिए, भारत है मतलब बेरूबारी जो केस आया था ना, और भारत संघ, बेरूबारी और भारत संघ का जो केस आया था, इसमें देख लीजिए क्या हुआ था। ये 1960 में आया था और ये 9वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या है, भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान तो आप समझते ही होंगे, बांग्लादेश,
उनके बीच एक समझौता हुआ था 1958 में। कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था, मतलब कुछ क्षेत्र भारत ने अपने उनको दिए थे, तो कुछ क्षेत्र भारत ने उनसे लिए थे। और उसमें जो बेरूबारी था वो आपका क्या था, एक मतलब क्षेत्रीय था, और इसीलिए भारत और बेरूबारी का ये केस कहा जाता है, जिसमें बेरूबारी जो क्या बोलता हूँ पश्चिम बंगाल में पड़ता था, और ये क्षेत्र आपको क्या है पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इसीलिए मतलब क्या है, ये बेरूबारी और भारत संघ केस बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक चीज़ और देता है कह के कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब इसी केस में सेम टू सेम इसी केस में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी मतलब प्रियम्बल है ना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, वो आपकी क्या कहती है, उसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ऐसा लिखा गया है उसमें। मतलब इस बेरूबारी केस में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये पार्ट नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं होगा, ऐसा इसमें बोला गया। क्योंकि जब ये पार्ट ही नहीं है, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें हैं जो किसी न किसी आर्टिकल में दी गई हैं उन्हीं में संशोधन हो सकता है, ऐसा इस केस में बोला गया था। लेकिन बोला गया कि संविधान में प्रस्तावना तो है ही नहीं, और जब ये है ही नहीं तो ये इसका पार्ट भी नहीं है, और ये पार्ट नहीं है तो फिर क्या है, इसमें संशोधन भी नहीं होगा। लेकिन अगले केसेस आते हैं जिनमें ये डिसाइड हो जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे के केसेस में ऐसा आता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्या है 10वां संविधान संशोधन। ये जो 10वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या कहा गया था, 10वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपको क्या है, जो दादर नगर हवेली एक यूटी बना था, मैंने आपको पढ़ाया होगा 10वां संविधान संशोधन 1961। दादर नगर हवेली को यूटी बना दिया गया था, और ये जो दादर नगर हवेली था इस पर पुर्तगाल का कब्जा हुआ करता था, और इसको 1961 में क्या कर दिया गया था, भारत का एक हिस्सा बना लिया गया था, मतलब भारत का यूटी बना लिया गया था। उसके बाद आता है आपका 12वां संविधान संशोधन, और 12वें संविधान संशोधन में क्या है, आपने पढ़ा होगा दमन दीव गोवा, ये आपके यूटी आपने पढ़े होंगे। और इन दमन दीव व गोवा को मिला के एक यूटी बनाया गया था, मतलब इन तीनों को मिला के एक यूटी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, बाद में गोवा जो है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, ये पूर्ण राज्य बन गया था। जो 56वां अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 1987 में आता है, और इसमें क्या होता है, गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिल जाता है। कब, ये 12वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, 20 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन व दीव इनको एक यूटी बना दिया गया था। क्या किया गया था, जो दादर नगर हवेली है और दमन व दीव है इनको एक यूटी बना दिया गया। आपने सुना होगा, ये पढ़ा होगा कि दादर नगर हवेली और दमन व दीव अब ये एक यूटी है। यहाँ पे ये मैं क्यों इस तरीके की चीज़ें लिख के लाया हूँ, देखिए दादर नगर हवेली ये है आपका, जो कि 61वें मतलब 10वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या है, यूटी बनाया गया था। दमन व दीव गोवा को आपका 1962 में 12वें संविधान संशोधन से यूटी बनाया गया, और जो गोवा था उसको क्या कर दिया गया था, 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया। अब बचा आपका कौन सा, दमन व दीव और दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। कब, 20 जनवरी 2020 को। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्या लिखा है, 20 20 20 20 20 20 20 ये आपका लिखा है। तो ये आपको याद रखना है कि कब बनाया गया था दमन व दीव और दादर नगर हवेली को, 20 जनवरी 2020 को। अगला संविधान संशोधन आता है 13वां संविधान संशोधन। क्या है सर, 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। इसमें क्या है, नागालैंड जो राज्य है उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए थे। क्या, कुछ विशेष मतलब उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए थे कि नागालैंड में ये चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग मतलब एक कल्चर है, अलग सिचुएशन है, अलग जियोग्राफिकल एरिया है, तो वहाँ के लिए कुछ अलग प्रावधान भी किए गए थे। लेकिन आपको याद रखना है 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है, जिसमें नागालैंड को क्या किया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये राज्य का दर्जा इसको नहीं प्राप्त था। उसके बाद आता है दोस्तों 14वां संविधान संशोधन। इस 14वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, पौंडीचेरी, आपने पौंडीचेरी का नाम सुना होगा,
और ये भी 1962 में ही आया था। ये सारे के सारे आपके क्या हैं 62 में ही हैं, 12वां 13वां 14वां। पौंडीचेरी में क्या हुआ, पौंडीचेरी जो विधानसभा है 1962 में क्या किया गया था, पौंडीचेरी को एक विधानसभा का मतलब दर्जा दिया गया था, उसमें एक विधानसभा का गठन किया गया था। और ये आर्टिकल आपका 239A के तहत आता है। मतलब जो 14वां संविधान संशोधन हुआ उसमें पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन हुआ, और उसका जो आर्टिकल बनाया गया कि पौंडीचेरी विधानसभा किस आर्टिकल में है, तो 239A में है। और इस विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य, मतलब 30 सदस्यीय विधानसभा है आपकी कौन सी, पौंडीचेरी। तो ये आपका 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी को विधानसभा बनाया गया था और 239A आर्टिकल जोड़ा गया था। पौंडीचेरी क्या था, ये 1954 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। 1954 में भारत ने फ्रांसीसियों से इसको छीन लिया था, यानी कि ये फ्रांसीसियों के कब्जे में 1954 तक रहा होगा और बाद में भारत ने इसको छीन लिया था। और इसको क्या है 1962 में क्या कर दिया, एक यूटी, मतलब एक यूटी तो बना ही बनाया, ये बनाया तो यूटी गया। पौंडीचेरी क्या है सर, ये एक यूटी है, पौंडीचेरी एक यूटी है, आपको ये पता होना चाहिए क्या है यूटी है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है एक यूटी है और ये आर्टिकल 239A के तहत आता है। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन आता है। 18वां संविधान संशोधन आपका कब आता है, ये आपका 1966 में आता है 18वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, राज्य निर्माण, मतलब 18वां संविधान संशोधन आया तो इसमें राज्य निर्माण में बातें की गई, राज्य का कैसे निर्माण होगा। तो इसमें बताया 2 राज्यों को जोड़कर या तोड़कर एक नया राज्य बनाना। मतलब कोई भी 2 राज्य हैं उनको या तो आप, मतलब कोई 2 राज्य हैं उनको जोड़ के एक राज्य बना सकते हैं आप, जैसे कि ये एक स्टेट है एक ये स्टेट है, इन दोनों को मिला के एक स्टेट का नाम दे दिया, मतलब ये पूरा का पूरा अब एक स्टेट हो गया। लेकिन क्या किया, ये एक बड़ा सा स्टेट है, इनको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और 2 स्टेट बना दिए गए अलग अलग। तो ये राज्यों को तोड़कर और जोड़कर राज्यों का निर्माण किया जाता है। ये 18वां संविधान संशोधन 1966 में ये आया था। इसमें क्या किया गया था, जो पंजाब राज्य था ना, आपने पंजाब राज्य को तो जानते हैं, तो पंजाब राज्य में क्या है, कुछ लोग हिंदी बोलते थे कुछ लोग पंजाबी बोलते थे, और जो हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा राज्य उनके लिए बना दिया गया और जो पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों की जो राजधानी है वो एक ही है और वो है चंडीगढ़। दोनों ही राज्यों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ सर क्या है, एक यूटी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप याद रखना, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। मतलब चंडीगढ़ क्या है, देखिए दोनों राज्यों की राजधानी भी है, हरियाणा और पंजाब की, और खुद में अपने आप में एक यूटी भी है। और चंडीगढ़ में आपका एक हाई कोर्ट भी है जो हरियाणा और पंजाब के लिए दोनों के लिए काम करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन आता है, और 21वां संविधान संशोधन 1967 में आता है। इसमें सर क्या किया गया होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि 21वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है? मैं ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इसमें जो एक भाषा थी ना, जो हमने 8वीं अनुसूची में पढ़ी थी, 22 भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें एक 15वीं भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। 15वीं भाषा हमारी सिंधी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। अब हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो चुकी थी? 15 भाषाएं हो चुकी थी। हालांकि वर्तमान में हमारी उसमें कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इन संविधान संशोधन के द्वारा आपको पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 24वां संविधान संशोधन। क्या आता है सर? 24वां संविधान संशोधन 1971 ये आता है। तो इसमें क्या है, जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी क्या बोला है, फंडामेंटल राइट से जो डीपीएसपी हैं वो ऊपर हो सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन में ये बात साबित हुई कि फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी ऊपर हो सकते हैं। मतलब एक तरफ क्या है आपके डीपीएसपी हैं और एक तरफ आपके क्या हैं, फंडामेंटल राइट हैं। तो ये आपके क्या हैं, ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ये बात 24वें संविधान संशोधन 1971 में बोला गया। और ये क्यों बोला गया? क्योंकि जो आर्टिकल आपका 39 है ना, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है। उसमें बहुत अच्छी बात की गई, इनइक्वालिटीज़ की बात की गई है, और इसमें गरीबी के मामले में बात की गई है, सबको समान धारा में लाने की बात की गई है। ये सारी बातें इसमें आर्टिकल मतलब 39 में की गई हैं। राज्य कल्याण की बात की गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपको क्या है, एक बेहतर राज्य के निर्माण के लिए आपको ये आर्टिकल, आपका जो 39 आर्टिकल है ना, ये मैं अगर बोलूँ
तो जो आर्टिकल 39 है ना डीपीएसपी का, ये एकदम से जान है, इस मतलब पूरे के पूरे डीपीएसपी की जान है। तो इसी को बताया गया कि फंडामेंटल राइट से ऊपर हो सकता है डीपीएसपी, क्योंकि आर्टिकल 39। और आप पढ़ना जाके, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, क्लास को देखना जाके, मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता। आप क्लास को देखिए, पूरी की पूरी पॉलिटी की क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप देखिए तो आपको समझ आएगा। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार संशोधन हो सकता है, ये भी इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। क्या फंडामेंटल राइट में भी अमेंडेड, ये संशोधन हो सकते हैं। इसके बाद एक संविधान संशोधन आता है, 31वां संविधान संशोधन। और 31वां संविधान संशोधन से आपको कुछ तो याद आता होगा, जो अभी हमने पीछे बताया था कि जो लोकसभा की सीटें थी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था, 500 से वो सीटें आपकी 525 कर दी गई थी। उसके बाद जो 31वां संविधान संशोधन आया, उसमें क्या कहा गया, जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से 545 कर दी गई थी। उसके बाद एक संविधान संशोधन और आता है, 35वां संविधान संशोधन। क्या आता है सर? 35वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था और भारत का एक सहयोगी राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। सिक्किम को क्या बनाया गया था? एसोसिएट स्टेट बनाया था, सहयोगी राज्य बनाया था या संगठित राज्य बनाया था, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अभी ये पूरी तरह से राज्य की कैटेगरी में नहीं था, भारत के अंतर्गत आ गया था, भारत की हद में आ गया था, लेकिन भारत का ये सहयोगी राज्य था, भारत का अभी तक ये कंप्लीट राज्य नहीं था। फिर इसको क्या किया गया था, सिक्किम को क्या किया था, 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, और इसको क्या किया गया था, पूर्ण स्टेट बनाया गया था, पूर्ण राज्य यानी कंप्लीट स्टेट इसको बना दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। ये शायद मेरे ख्याल से 21वां या 22वां राज्य था, मुझे कुछ याद नहीं, 22वां राज्य था जो इसका ऐसा मतलब हुआ था, 22वां राज्य आपका सिक्किम बना था। आप एक बार देखना जाके कि 22वां ही है, मुझे तो याद आ रहा है कि 22वां, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो मैंने पढ़ाया था उसमें आप देखना चाहिए कि 22वां राज्य ही था शायद, या 21वां भी हो सकता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वो 22वां होगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा सर? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्या है, संविधान संशोधन है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया, इसको क्या कहा गया दोस्तों? इसको लघु संविधान कहा गया, क्योंकि इसमें इतने सारे संशोधन ही है। इसमें बताया जाता है कि 59 आपके अमेंडमेंट हुए थे। कितने हुए थे? 59 प्रावधान इसमें क्या हुए थे, जोड़े गए थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया था, लघु संविधान, या इंग्लिश में बोले तो इट वाज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ था, मतलब वो सारे के सारे 59 फैक्ट तो हमको नहीं जानना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही जानना है। आपने पढ़ा होगा संविधान का पार्ट 4, हमने भी पढ़ाया है आपको, जो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। और उसमें जो आर्टिकल आपके 39A है, 43A है, 48A है, ये जोड़े गए थे। क्या है? इस संविधान संशोधन के द्वारा 39A, 43A, 48A, ये सारे के सारे आर्टिकल इसमें आपके जोड़े गए थे पार्ट 4 में। और इसमें क्या है, आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा। प्रस्तावना में आपने देखा होगा 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से थे प्रस्तावना में, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? एक तो आपका समाजवादी शब्द था, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं। ये आपका क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो आपकी प्रस्तावना में 5 शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना, उसमें 2 शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। और आपका क्या है, धर्मनिरपेक्ष भी आपका जोड़ा गया था, जिसको आप सेकुलर बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष भी शब्द आपका जोड़ा गया था। और एक और शब्द अखंडता, जिसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, और ये भी आपका इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल में पार्ट 4 को जोड़ा गया था, डीपीएसपी 39 से, 43 से, 48 से। वैसे ही आपका पार्ट 4A एक आपका क्या है, पार्ट 4A है, जिसमें जो कि जिसका अनुच्छेद आपका 51A है, उसमें आपके क्या है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सही से मैं बोलूँ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 4A, और एक अनुच्छेद बढ़ाया गया था 51A, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने।
और ये रूस से लिए गए थे। मतलब ये जो क्या बोलता हूँ मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कहाँ से लिए गए थे? ये रूस से लिए गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी और 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आज के टाइम पे कितने हैं? आज के टाइम पे आपके 11 हैं। और 11वां आपका कब जोड़ा गया था मैं आपको बताऊंगा। 86वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। और वो आपका क्या था? प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड आपका था, निःशुल्क और प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। अगला आपका जो मतलब आगे आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी जोड़ी गई थी, आपको मैंने पढ़ाया होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्या है? राष्ट्रपति क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति को करना ही करना पड़ता है वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है। इसमें क्या गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन एक अभी और जस्ट एक संविधान संशोधन आने वाला है, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जो भी आपका बिल आया है, जो भी आपका विधेयक आया है, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, फिर वो आपका क्या है मानने के लिए बाध्य होगा। ये अगले संविधान संशोधन 44वें में जोड़ा गया था, जो भी मैं बता रहा था। और इसमें और एक चीज़ आई थी, राज्य सूची के 5 विषय जो थे वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। क्या मैंने आपको राज्य सूची और जो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, सारी की सारी आपको मैंने पढ़ाई होंगी। और इसमें कितने क्या विषय हैं? जैसे कि संघ सूची में आपके 97 विषय हैं थे, अब कितने 100 हैं। और जो आपकी राज्य सूची है उसमें आपके कितने थे? 52 विषय थे, अब आपके कितने? 47 हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें आपके कितने? 61 विषय थे और उसमें अब कितने? 66 विषय हैं। तो ये 5 विषय जो 52 थे आपके राज्य सूची में, जो 52 थे उनमें से 5 निकाल दिए गए थे, तभी यहाँ पे 47 बचते हैं। और वहाँ पे कितने थे? समवर्ती सूची में 61 थे और वहाँ पे 5 जोड़ दिए गए थे, तभी आपके क्या कितने? आपके 66 आपके उसमें हो जाते हैं। तो ये 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। और संविधान इसमें एक और बात कही गई थी कि जो संविधान संशोधन है, मतलब जो भी अमेंडमेंट होता है संविधान में, कोई भी अमेंडमेंट होता है, उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। मतलब उसको न्यायिक जांच से बाहर रखा गया था। संविधान संशोधन की न्यायिक जांच नहीं हो सकती थी क्योंकि उसको इससे बाहर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है 44वां संविधान संशोधन। 1978 में आता है 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल जैसी बातें की जाती हैं। आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो कैसे क्या लगता है? उसमें क्या कहा गया था कि जो आंतरिक अशांति एक शब्द हुआ करता था हमारे संविधान में, आंतरिक अशांति जिसको इनर टर्मोइल बोलते हैं, उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका प्रयोग होगा। मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ये। और इसमें कहा गया था कि जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको रिप्लेस कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह से। मतलब उसकी जगह पे अब क्या इस्तेमाल करेंगे? सशस्त्र विद्रोह, जिसको आर्म्ड रिबेलियन बोला जाता है, इसका इस्तेमाल होंगे। अब जो आपका आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, वो इसके आधार पे लगेगा, ना कि इसके आधार पे, क्योंकि ये तो ख़त्म कर दिया है, इसको हटा ही दिया है, तो उसके आधार पे लगेगा ही नहीं, इसके आधार पे लगेगा। अब मैंने अभी आपको बताया था संपत्ति का अधिकार जो था, अभी इसमें नहीं, ये नहीं बताया था संपत्ति का अधिकार। इसमें क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, आप फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, तो उसमें 7 हमारे क्या है फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था। और ये संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 31 में हुआ करता था। और इसको क्या है हटा दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। और इसको आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था, जो कि आपका पार्ट 12 में आपका मिलेगा, पार्ट 12 में आपको जाके मिलेगा। और ये आपका क्या है 300A में आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन में बताया गया था। और वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वापसी में आने पर, वापसी में मानने के लिए वो बाध्य है। जब वो वापसी में आता है, वही भी मतलब जो भी प्रस्ताव था पुनर्विचार होके आता है, तब राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये एक तरीके से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे राष्ट्रपति को एक पावर दे दी गई है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
अभी तक क्या था, वो उसको पुनर्विचार के लिए भी उसका वो नहीं था। तो 44वें संविधान संशोधन में ये बात दी गई थी कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है, मतलब जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, इसकी जो घोषणा है केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर या लिखित मंजूरी पर ही हो सकती है। मतलब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होगी या कोई भी आपातकाल की घोषणा होगी तो वो लिखित, कैबिनेट की क्या है, लिखित मंजूरी आपको उसमें चाहिए होगी। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। समझे? नहीं समझे तो फिर भी समझ जाओगे। आगे क्या है, अनुच्छेद जो 20 और 21 हैं, ये 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें इसमें भी जोड़ी गई हैं। हालांकि 42वें संविधान संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला गया, लेकिन इसमें भी काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं। जो आर्टिकल आपका 20-21 है, जो मूल अधिकार हैं, इनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20 क्या है, दोष सिद्धि के बारे में है, और 21 क्या है, आपका जीवन जीने का अधिकार के बारे में है। और इनको बताया गया है कि ये आपके निलंबित नहीं होंगे। सारे आर्टिकल आपके ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये आपके ख़त्म नहीं होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन आता है, जो कि 1985 में आता है। देखिए, मैं वही संविधान संशोधन लेके आया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब ऐसा नहीं पूरी की पूरी लिस्ट में आपके लिए ले आता, ये 1 से लेके 106 तक हैं, ये आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वही। वैसे आपको अगर लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यही आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम बन जाएगा। 1985 में इसमें क्या कहा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल एडेड, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। और इसमें क्या है, इसमें जो 10th शेड्यूल है, इसमें क्या कहा गया है, जो संसद है और जो विधानमंडल है, वो क्या करेगा, संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको दल बदल के आधार पे निर्हारक बोले तो डिस्क्वालीफाई ठहराना। जो संसद है और विधानमंडल है, उनके सदस्य अगर दल बदल करते हैं, मतलब डिफेमेशन उन पे होता है, जैसे कि कोई इधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर पार्टी में जा रहा है, बार बार कहीं इधर कहीं उधर पलटू राम की तरह, तो क्या होता है, उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उनकी जो योग्यता है उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया। इसी में आपका मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, जो गोवा है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जो मैंने अभी गोवा के बारे में दमनबा द्वीप को बताया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा आपका 1987 में 56वें संविधान संशोधन में दिया गया था। और 1987 में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सीट्स थी, 56वां संविधान संशोधन आया था, उसी में आपको यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको ऐड कर दूंगा वो पॉइंट, कि जो सीटें थीं वो आपकी 545 से लेके 552 कर दी गई थी। और जो 61वां संविधान संशोधन है आता है, इसके बाद 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था आप लोग देख लीजिए। इसमें जो मतदाता की आयु है, जो मतदान करने की आयु है ना, उसके बारे में, जो वोटिंग एज है उसके बारे में, जो कि आर्टिकल 326 में ये दिया गया है। जो आपका मतदाता एज है ना, मतदान करने की जो आयु है ना, ये आपका कहाँ पे दिया गया है, 326 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 21 वर्ष उस समय हुआ करती थी, किसी भी वोट की मतलब कोई भी वोट डालने जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, मतलब लोकसभा विधानसभा की जो वोटिंग होती है ना, इलेक्शंस होते हैं, उनमें जब भी आप वोट डालते हैं तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए थे, लेकिन उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये आपको याद रखना है, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। अगला संविधान संशोधन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 69वां संविधान संशोधन 1991। क्या है, 69वां संविधान संशोधन 1991। और इसमें क्या किया गया है, जो दिल्ली एनसीआर है, क्या है, जो दिल्ली एनसीआर है, इसमें क्या किया गया था, विधानसभा का गठन किया गया। और इसमें क्या है, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया था। मतलब जो दिल्ली विधानसभा है ना सर, उसमें क्या कहा गया है कि दिल्ली की जो विधानसभा है, और दिल्ली आपका एक यूटी है, और उसमें 70 सदस्य हैं उसकी विधानसभा में, तो उसमें जो 7 सदस्य होंगे वो मंत्रिपरिषद कहलाएंगे। मतलब जैसे कि मंत्रिपरिषद के लिए आपको 15% आपके क्या हैं, लोग चाहिए होते हैं, 15% आपका लोग चाहिए होते हैं। अब 15 सत्ते आपके कितने हो, जैसे 15% आप इसका निकालेंगे तो आपका क्या है
15 सत्ते 1 तो 5, मतलब बोले तो करीब 10 सदस्य आपके होते जाके हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जो कैबिनेट होगी ना, यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें आपका 7 सदस्य आपके क्या हैं उसकी मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। और ये जो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मतलब यहाँ पे लिखा है जो मंत्रिपरिषद जहाँ पे लिखा है इसके नीचे लिखा है 1992 में इसका गठन हुआ था। और ये जो मंत्रिपरिषद था वो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये यहाँ पे कैसे भी आ गया है, मैं इसको सही कर लूँगा। और ये जो है विधानसभा, जो ये विधानसभा है ये आपकी क्या है 239A में आपकी क्या है आपको ये देखने को मिलती हैं। आर्टिकल इसका क्या मिलता है 239 से। अभी मैंने आपको पौंडीचेरी के बारे में भी बताया था जो कि 239 में आपको देखने को मिल रहा था, शायद 239A ही था या 239 था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि 239A था, मुझे लगता है ये था जो पौंडीचेरी मैंने बताया था। पौंडीचेरी और दिल्ली को क्या है विधानसभा गठन हुआ था, और सबसे पहले पौंडीचेरी का हुआ था 1962 में, उसके बाद 1991 और 92 में क्या हुआ था दिल्ली की विधानसभा का गठन हुआ था। और ये आपसे पूछे भी जाते हैं, और यही वो 2 विधानसभा हैं जो आपकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके क्या लेती हैं पार्टिसिपेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, और इसमें जो भारत की जो 8वीं अनुसूची है ना, जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या किया गया था 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसकी मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाई है नमक, क्या है नमक, ये आप नमक याद कर सकते हैं। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं जोड़ी गई थी। और इसमें क्या किया गया था, जब ये तीनों भाषाएं जोड़ दी गई थी, और अभी 15-3-18 आपकी भाषाएँ हो गई हैं। कितनी हो गई हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 भाषाएँ आपकी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन आता है, कौन सा सर 73वां, जो कि 1992 में आता है। देखिए 71वां भी आपका 92 में आया, 73वां भी आपका 92 में आया, अभी 74वां आएगा वो भी आपका 92 में आ गया। अभी 73वां क्या है और 74वां क्या है। 73वें में आपका क्या किया गया, जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या हुआ था, ग्राम पंचायत का जो ये बिल था ये पास हुआ था, एक एक्ट के रूप में आया था। 24 अप्रैल 1993 को ये एक्ट के रूप में आया था। और हालांकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये तो 1992 का है, लेकिन एक्ट कब बन के तैयार हुआ था, ये 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। तो ये 24 अप्रैल क्या है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद आपका इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें आपको देखिए भाग 9 पार्ट 9 को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, पार्ट 9 को जोड़ा गया था। और पार्ट 9 में आपके क्या हैं, जोड़ा क्या गया था, इसमें पार्ट 9 को जोड़ा गया, और 243 से लेके 243O इतने आर्टिकल इसमें आते हैं। मतलब ग्राम पंचायत से जो संबंधित आर्टिकल्स हैं वो 243 से लेके 243O तक हैं। 16 आर्टिकल आपके इसमें हैं। और इसमें क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, ग्राम पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, पार्ट 9 को जोड़ा गया, 243 से लेके 243O आर्टिकल आपके जोड़े गए, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या किया गया, पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख भी किया गया कि पंचायतों को ये 29 कार्य आपको करने पड़ेंगे, ऐसा इसमें कहा गया। अब सेम टू सेम आपका क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन 1992 में भी हुआ। इसमें क्या क्या आ गया वहाँ पे आपका क्या है ग्राम पंचायत, यहाँ पे क्या है नगर पंचायत, जिसको नगर पालिकाएँ भी बोलते हैं, इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसमें दिए गए। अब इसमें भी सेम वही बात है आपकी, क्या है भाग 9A को जोड़ा गया। यहाँ पे क्या किया गया, भाग 9A को जोड़ा गगया, और आर्टिकल 243P से लेके, क्योंकि O तो यहाँ पे हो गए तो O के बाद आपका क्या आएगा, P आएगा, तो 243P से लेके 243ZG तक आपके क्या हैं जोड़े गए। तो इधर आपके कितने हो गए, 10 और 7 17 आर्टिकल आपके इधर जोड़े गए, और 16 आपके आर्टिकल इधर जोड़े गए। तो ये, और इसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यहाँ पे 11वीं जोड़ी गई, यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब यहाँ पे 29 कार्यों का उल्लेख था, यहाँ पे आपके कितने हैं 18 कार्यों का उल्लेख आपका यहाँ पे नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यों का उल्लेख किया गया। तो ये आपको दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे, दोनों ही
संविधान संशोधन आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 आगे आता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्या है, संविधान संशोधन है। क्या किया गया इसमें, जो लोकसभा है ना, लोकसभा की जो 550 सीटें हैं, हालांकि 552 सीटें थीं, अब जाके वो कम हो गई हैं, 550 ही रह गई हैं। और जो राज्यसभा है उसकी 250 सीटें हैं। इनको कहा गया कि ये 2026 तक ज्यों की त्यों रहेंगी, मतलब 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं वो इतनी ही रहेंगी और बढ़ाई नहीं जा सकती हैं, मतलब इसको क्या है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 250 ही रहेंगी। और ये जो कहा गया था वो आपकी इन सीटों का जो परिसीमन हुआ था ये 1971 की जनगणना के आधार पे हुआ था। मतलब 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके बेस पे ये कहा गया था, उसकी जनसंख्या को मतलब एक बेस बना के कहा गया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो 2026 तक ये रहेंगी। लेकिन ये कहा कब गया, देखिए आधार लिया गया 1971 की जनगणना का, लेकिन कहा कब गया, 84वें संविधान संशोधन 2001 में, मतलब 30 साल बाद ऐसा कहा गया था। समझ रहे हैं आप, 30 साल बाद ऐसा कहा गया था। अब आता है 86वां संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था और इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। जो आप देखते हैं स्कूल चलो अभियान, जो आप देखते हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक, 5 से 8 तक फ्री एजुकेशन आपको मिलती है ना, तो वो आपकी निःशुल्क एवं प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत ही मिलती है। निःशुल्क एंड प्राइमरी एजुकेशन, निःशुल्क एंड अनिवार्य, मतलब एक तो निःशुल्क है और आपको अनिवार्य चाहिए ही चाहिए है, आपको करना ही करना है, ये तो आपको चाहिए होगा। और इस चीज़ के लिए हमारे संविधान संशोधन में, हमारे संविधान में 3 बातें जोड़ी गई। मतलब बातें तो यही जोड़ी गई, बात तो यही जोड़ी गई, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही बात जोड़ी गई, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की ही बात की गई। लेकिन वो अलग अलग जगह पे की गई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जगह पे ये बातें की गई और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फंडामेंटल राइट, एक आपका डीपीएसपी और एक आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। देखिए पहले हम फंडामेंटल राइट को देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट में और उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट के बाद आपका क्या आता है, डीपीएसपी आते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं राज्य के, उसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य। अब इसमें देखिए क्या हुआ, जो आपका फंडामेंटल राइट है इसमें आपका क्या है, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें आपका क्या कहा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए आपका ये आर्टिकल जोड़ा गया। देखिए इसी बात के लिए हैं सारी ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये इसी बात के लिए यहाँ पे इसी को रिलेट करेंगी। मतलब मैंने यहाँ पे वो जो मेन पॉइंट था लिख दिया, बाकी किसमें क्या हुआ वो यहाँ पे लिख दिया। और भाग 3 में ये आपको मिलता है आर्टिकल 21 से, और यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चे की बात की गई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया, ये आर्टिकल यहाँ पे 45 जोड़ा गया। और यहाँ पे ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, मतलब ये राज्य इसको कराएगा, राज्य इसके लिए बाध्य है, मतलब बाध्य तो नहीं है लेकिन राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ पे बाध्यता तो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य फ्री एजुकेशन और निःशुल्क देगा ही देगा। और इसको पार्ट 4 में आपका क्या है, ये पार्ट 4 से संबंधित है। और यहाँ पे जो एज है ना, ये आपकी 0 से 14 वर्ष के लिए। तो डीपीएसपी में जो एज दी गई है वो 0 से 14 वर्ष के लिए है, फंडामेंटल में जो एज दी गई है वो 6 से 14 वर्ष के लिए। और मौलिक कर्तव्य में क्या है, 11वां, अभी तक हमने बताया था कि 10 मौलिक कर्तव्य आपके हो चुके थे। कितने हो चुके थे, 10 मौलिक कर्तव्य हो चुके थे आपके 1900 कब हो चुके थे, ये 76 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 आपके जोड़े गए थे। अब ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटी आपका जोड़ा गया था इसमें। और इसमें क्या कहा गया, जो आर्टिकल 51A था ये उसी में जोड़ दिया गया, पार्ट 4 है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई। अब कैसे याद रखोगे इनको कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई, देखिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, दोनों में 6 से 14 वर्ष है। डीपीएसपी है उसमें 0 से 14 वर्ष है, ये आप याद रख लेना। अगला आता है 51वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा आता है सर, 51वां संविधान संशोधन 2003 का आपका आता है। इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद के जो आकार है ना उसके बारे में बात की, मतलब साइज ऑफ मंत्रिपरिषद की बात की गई कि मंत्रिपरिषद का साइज क्या होगा, मतलब उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। तो इसमें 2 अलग अलग बातें हैं, जैसे कि एक आपकी केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र की होती है,
एक आपकी होती है राज्य की मंत्रिपरिषद। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें वैसे तो सेम ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा के कुल सदस्यों का। जो लोकसभा मतलब सीट्स होती हैं, मतलब लोकसभा में मान लिया कि इस बार 245 सीटें हैं, तो 245 का आपका 15% निकाल लीजिए, उतनी ही आप मंत्रिपरिषद कर सकते हैं। उससे कम कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है सर। और राज्य के बारे में क्या बोला गया है, बात वही बोली गई है कि 15% से अधिक यहाँ पर भी नहीं होगा विधानसभा के कुल सदस्यों का, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 12 सदस्यों से कम भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया, 12 सदस्यों से कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली जो था, दिल्ली की 70 सीटें हैं और उसमें 7 सदस्य आपकी मंत्रिपरिषद है। ये आपका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, 7 हैं, 12 से कम भी हैं। तो ये आपको याद भी रखना है, 12 से कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम, लेकिन अधिकतम 15 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, लोकसभा के सदस्यों में यहाँ पे प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, यहाँ पे वैसे ही मुख्यमंत्री सहित। ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला संविधान संशोधन यहाँ पर भी वही लिखा रह गया, 1991 संविधान संशोधन लिखा रह गया। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये कैसे मुझसे एरर हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ पे ये जो है ना सर, यहाँ पे ये 92वां संविधान संशोधन है। ये जो है आपका, ये 91 नहीं है, ये आपका 92वां संविधान संशोधन है। और 92वां संविधान संशोधन आपका कब आया, 2003 में आया। मैं इसको एडिट कर दूंगा, मतलब ये रह कैसे गया मुझे याद नहीं, चलो कोई बात नहीं। 92वां संविधान संशोधन है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया, जो आपकी अनुसूची 8 थी उसमें क्या किया गया, 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी, मैंने उनकी ट्रिक भी बना दी है, मैंने इनकी ट्रिक भी बना दी है। BDMS मतलब बोडो डोंगरी मैथिली संताली, BDMS बोडो डोंगरी मैथिली संताली, ये आपकी 4 भाषाएं और जोड़ी गई। और जब ये जोड़ी गई चारों भाषाएं, तब जाके कुल भाषाएं हमारी कितनी हो गई, 22 भाषाएं जाके हो गई। अगला आता है 57वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 का 57वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, सहकारी समिति के बारे में है। सहकारी जो समितियाँ हैं उनके गठन के बारे में ये बात करता है और उनको संवैधानिक दर्जा देने की भी बात करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया, मैंने आपको नगर पंचायत के बारे में बताया, उनके आर्टिकल्स बताए, वैसे ही सहकारी समिति का भी जो एक क्या है, वो भी उनको भी एक, ये भी एक तरीके से जैसे कि ग्राम पंचायत होती है ना, प्रशासन के तौर पे काम करती है ग्रामीण लेवल पे, नगर पंचायत में वो भी एक प्रशासन के तौर पे काम करती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरीके का प्रशासन ही होती हैं और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि कोई भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। और इसमें क्या कहा गया, इसके 3 प्रावधान इसमें जोड़े गए। क्या, सहकारी समिति बनाने का एक मौलिक अधिकार भी है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा हो गया, आर्टिकल 19 और 19 के 3 में मैंने बोला था, मैंने क्या बोला उसमें लिखा ही था, आर्टिकल 19 के 3 में सहकारी समिति और संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ऐसा करके उसमें लिखा है। आप पढ़िए जाके मेरी पॉलिटी की पीछे की क्लासों में। सहकारी समितियां जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में इनको जोड़ा गया, मतलब DPSP में भी इनको जोड़ा गया और आर्टिकल 43B जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल 43B जोड़ा गया इसके लिए DPSP में, ताकि इनको सहकारी समितियों को बढ़ावा मिले। मतलब एक तो मौलिक अधिकार बना दिया और राज्य भी इसके लिए कुछ करे, राज्य भी सहयोग करे सहकारी समितियों को बनाने के लिए। इसके लिए आर्टिकल आपका 43B बनाया गया। और सहकारी समितियों का जो एक अलग संविधान में, मतलब एक अलग ही अपना वो पार्ट जोड़ दिया गया। वो कौन सा है, पार्ट आपका क्या है, 9th B। जैसे कि हमने 73वां संविधान संशोधन देखा ग्राम पंचायत के बारे में, पार्ट 9 के बारे में बात करता है। 74वां आपका नगर पालिका पार्ट 9A के बारे में बात करता है। वैसे ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B में आपकी आती हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था जो नगर पालिकाएँ थी वो 243 आपकी क्या थी, 243 आपकी किससे थी, P से लेके और ZG तक आपकी थी, ZG तक। अब यहाँ पे क्या है, ZG से क्या आगे क्या है, ZH आएगा। यहाँ पे 243 ZH से लेके ZT तक आपके आर्टिकल आपके दिए गए हैं। तो ये आप याद रखना, ये आपकी 3 बातें इसमें जोड़ी गई सहकारी समिति को लेके, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं
101वां संविधान संशोधन आता है दोस्तों। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन आपका आता है। और ये आपका कब हुआ? 2016 में हुआ। और ये किससे संबंधित है? आपने जीएसटी तो पढ़ा ही होगा, आपने जीएसटी को तो जानते ही होंगे। जीएसटी तो आप देते ही हैं। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस एंड टैक्स। तो वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एक बिल प्रक्रिया को मतलब ये बिल आया था, 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था और इस पे कानून बना था और बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू भी किया गया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी देखिए। जो वस्तु एवं सेवा कर है यानी जीएसटी है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट आपका टैक्स है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसमें क्या क्या किया गया? इसमें केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी को लगाने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब केंद्र को भी राज्य को भी जीएसटी लगाने की। हालांकि जीएसटी जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। और वस्तु और सेवाएं जो है ना वो अंतर्राज्यीय, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लेन देन होगा उन पे भी जीएसटी लगाई जाएगी। उन पे भी जीएसटी लगाने की अधिकार दिया गया राज्यों को और केंद्र को कि मान लिया यूपी से आपकी कोई चीज़ मध्य प्रदेश जा रही है, बिहार जा रही है, तो उनके बीच में मतलब क्या होता है, जो आदान प्रदान होता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो उन पे भी जीएसटी आपका लगेगा। और राष्ट्रपति के आदेश से क्या बोला गया? राष्ट्रपति के आदेश से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना भी होगी। ये राष्ट्रपति के आदेश से होगी, ऐसा इसमें बोला गया। तो ये बातें आप याद रखना। अगला आपका संविधान संशोधन आता है 102वां और ये 2018 में आया था। सर बताइए ये किससे संबंधित होगा? ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो बैकवर्ड क्लासेस के संबंधित में राष्ट्रीय जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग था, जो कि आपका 1993 में बना था। मंडल अध्यक्ष जो उस पर सिफारिश पे बना था, तो उसके संबंध में था। उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको जो कि 1993 के एक्ट में बना था, अगस्त 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको आर्टिकल 338B में डाला गया। कहाँ पे डाला गया? आर्टिकल 338B में इसको रखा गया, क्योंकि आर्टिकल 338 जो है वो तो आपका अनुसूचित जाति से संबंधित है और आर्टिकल 338A जो है वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और आर्टिकल 338B जो है वो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो ये आर्टिकल आप याद रखना। तो ये इसमें डाला गया। अगला संविधान संशोधन आता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। सर ये बताइए ना किससे संबंधित है? बताइए सर आप। ये जो आपने पढ़ा होगा, जो आपको 10% जो आपके जो क्या बोलता हूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ना, एक EWS बनाया, जो सामान्य लोग होते हैं ना उनके लिए बनाया गया EWS। तो उनको 10% आरक्षण की बात इसमें की गई है। रिजर्वेशन किसमें? नौकरी, जो सरकारी नौकरियां होती हैं लोक नियोजन में, उनमें 10% आरक्षण की बात की गई है। इसका क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन आया। लोकसभा और जो विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST आरक्षण है उसको 10 साल बढ़ा दिया गया। मतलब जो देखिए बोला क्या गया था, जब ये संविधान मतलब जब संविधान बना था और आरक्षण की बात की गई थी, SC ST को आरक्षण जब दिया गया था तो बोला ये गया था जब भारत के लोग, भारत एक मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, जब ये पिछड़े लोग एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तब जाके क्या करेंगे, तब हम ये जो आरक्षण वाली व्यवस्था है इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी क्या कहा गया, जो 2019 में आपका आया 104वां संविधान संशोधन, कहा गया ST ST का जो आरक्षण है 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, यानी 2029 तक। अगर तब देखते हैं ऐसा होता है कि इस लेवल पे आ गए हैं तब जाके इसको ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आता है अगला। अब इसी में 104वें में एक और बात भी कही गई है, वो भी पढ़ लेते हैं। जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत हुआ करते थे, लोकसभा और विधानसभा में जो मतलब एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है ना, या आप संसद में या आप बोलिए विधानमंडल में जो भी आपके एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता था, उस कंसेप्ट को हटा दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 5वां संविधान संशोधन आया 105वां, जो कि 2021 में आया। इसमें क्या कहा गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के संबंध में है ये, और राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ाया गया। मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, कौन बताएगा कि ये पिछड़े लोग हैं, कौन इसका डिसाइडेशन करेगा? तो राज्य को इसके लिए शक्ति दी गई। मतलब ये तो केंद्र भी करेगा, लेकिन राज्यों को भी ये पावर दे दी गई
कि आप बता सकते हो कि ये लोग पिछड़े वर्ग में हैं, ये लोग आपके क्या हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इसमें राज्य सरकार की शक्ति में बढ़ोतरी कीजिए। जैसे कि संघ सूची है, संघ सूची के जो विषय हैं, मतलब आरक्षण का कोई विषय है तो उसमें संसद कानून बनाएगा, और राज्य सूची पे जो आरक्षण का विषय है उस पर विधानमंडल आपका कानून बनाएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया कि राज्य सरकार को थोड़ी और शक्ति प्रदान की गई कि वो उनके डिसाइड भी करे कि कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, ये भी वो डिसाइड कर पाए। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्टवां संविधान संशोधन है। कौन सा है? ये हमारा लास्टवां संविधान संशोधन है, और ये 106वां संविधान संशोधन है, 2023 में हुआ अभी पिछले साल। और इसको क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसको नाम दिया गया, और ये 2023 में ये अधिनियम आया। इसमें क्या कहा गया? इसमें महिलाओं को थोड़ा पावर दी गई, लोकसभा विधानसभा में जो उनका पार्टिसिपेशन है उनके संबंध में उनको पावर दी गई। क्या है? और इसको आर्टिकल 334 में रखा गया है। किस में रख दिया गया इसको? आर्टिकल 334 में। और लोकसभा और विधानसभा में क्या किया गया? इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई। क्या? महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई। महिलाओं के लिए कहा गया कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें 33 आपकी क्या होंगी? महिलाएं होंगी लोकसभा में, और 33 आपकी विधानसभा में भी महिलाएं आपकी होंगी अगर 100 लोग हैं तो ये आपका क्या है? महिलाओं से जुड़ा हुआ एक प्रावधान है जो कि मैंने आपको बताया। अब जैसे कि आपका 334 में आता है, तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आरक्षण की बात करते हैं? तो आरक्षण की बात कर रहा है महिलाओं के लिए, तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, मेजर आपके आर्टिकल हैं जो आपके आरक्षण की बात करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि आपको आर्टिकल 330 के बारे में पता होगा। आपको आर्टिकल जो 330 है उसमें क्या कहा गया है? लोकसभा में SC ST आरक्षण की बात की गई है। मतलब लोकसभा में ST ST को आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही आपका क्या है? 331 में कहा गया है, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व, मतलब आंग्ल भारतीय जो हैं लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व की बात की गई है, और ये 331 में की गई है। जैसे कि उनका नॉमिनेशन होता था उसके बारे में बात की गई है। अब 2 आर्टिकल और हैं। 332 है आपका एक, जिसमें आपका क्या कहा गया है? इसमें आपका कहा गया है विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात की गई है। क्या है? SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। और अगला जो आपका क्या है 333, उसमें क्या कहा गया है? विधानसभा में आंग्ल भारतीयों से संबंधित आपका प्रावधान दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 30 और 31 में SC ST, 330 में SC ST लोकसभा में, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय, और 332 में आपका क्या है? विधानसभा में SC ST, 333 में आपका क्या है? विधानसभा में आंग्ल भारतीय। तो इनको क्या है? आरक्षण की बात की गई है, इनके प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो ये आपके आरक्षण से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहने वाली है, और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को बिना लाइक किए तो मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी जो अगर आपको PDF लेनी है तो PDF के लिए आपको क्या करना है? ये PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर, उस पर आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आई थिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर आपको PDF मिलती रहती है क्लास की। लेकिन अब हमारा क्या हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हमारी इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन जो पॉलिटी है वो हमारी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस इंडियन पॉलिटी की अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए, मैं आज या कल में इसकी बेहतरीन कंप्लीट PDF को डिज़ाइन कर लूँगा। मतलब उसमें जितने भी ये इस तरह के पार्ट होंगे, ये ऐड वाले, इनको हटा दूँगा, और एक बेहतरीन PDF बना के क्या कर दूंगा? उसका लिंक डाल दूंगा। आप अगर उसको कंप्लीट PDF को परचेज करना चाहें तो प्रिंटेबल भी होगी, आप उसको क्या है परचेज भी कर पाएंगे। तो यही बताना था, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे क्लासें आपको मिलती रहेंगी, भले ही आपको 1-2 दिन में क्लास मिले या डेली भी मिले, लेकिन आपको क्लासें मिलती रहेंगी। क्योंकि मैं खुद की भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, और ये जो कंटेंट मैं बनाता हूँ ना, बहुत टाइम लगता है। ये जो मैंने संविधान संशोधन बनाया 3 दिन में बना पाया, क्योंकि मैं एक तो मेरी आंखें दर्द करने लगती हैं बनाते बनाते, मुझे ऐसी मतलब वो है कि आंखें दर्द करने लगती हैं, और 3 दिन में बना पाया मैंने, क्योंकि मुझे बढ़िया कंटेंट बनाना अच्छा लगता है। तो क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है और पढ़ाई भी करनी होती है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।